हेलो गाइस, मेरा नाम है सिद्धार्थ और मैं हाजिर हूँ आपके लिए। आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है। ये जो चैप्टर है ये बेसिकली आपको और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। ये आपको क्लास 9th क्लास 11th सभी के लिए है। हालांकि ये बैचलर्स जो बच्चे होते हैं जैसे बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स वाले बच्चों के फर्स्ट ईयर वाले बच्चा का भी है ही, तो वो भी पढ़ सकता है इसे। ऐसी कोई बात नहीं है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन नाम का एक ब्रिटिश केमिस्ट था। उन्होंने सबसे पहली बार एटम के बारे में सोचा। उससे पहले किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि मैटर से छोटा चीज़ भी कुछ ही होता है। और डाल्टन ने पहली बार बोला कि नहीं, एटम नाम का भी कुछ होते हैं। तो उसका कहना था, डाल्टन का कहना था, जितने भी एलिमेंट्स हो गए, कंपाउंड हो गए या मिक्सचर्स हो गए, सभी का सभी जो है ना एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है और उसी पार्टिकल्स को हम लोग एटम बोलते हैं। ओके। और ये जो थ्योरी है ये डाल्टन के द्वारा दिया गया है 1804 1804 में। ये डाल्टन का थ्योरी दिया गया है। कुछ पोस्टुलेट्स हैं जिस पोस्टुलेट्स के द्वारा हम जानेंगे कि डाल्टन कहना क्या चाह रहे थे। पहला पोस्टुलेट में डाल्टन ने कहे कि मैटर जो है ना वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स का बना हुआ है जिसको हम लोग एटम बोलते हैं। देखिए ये मैटर है, मैटर को कितनों तोड़ेंगे, कितनों उसको हम लोग तोड़ते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, तो सबसे आखिरी यूनिट जो बचेगा ना, सबसे आखिरी यूनिट, उसको हम लोग एटम बोलेंगे। यानी कि एटम के बाद हम इसको फर्दर नहीं तोड़ सकते। पहला पोस्टुलेट। दूसरा पोस्टुलेट में इन्होंने कहा कि एटम को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। एक और बात, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, तो उसमें एटम पार्टिसिपेट करता है, लेकिन उस रिएक्शन में एटम ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है। ये डाल्टन का कहना था। दूसरा पोस्टुलेट यही था कि एटम ना तो क्रिएट कर सकते हम लोग, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तीसरा पोस्टुलेट उसका क्या था? उसका तीसरा पोस्टुलेट था एटम्स आर इंडिविजुअल, यानी कि एटम को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हम लोग मैटर को डिवाइड करते 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 तोड़ तोड़ के सबसे आखिरी यूनिट तक आए वो एटम था। लेकिन ऐसा नहीं कि एटम को भी हम लोग डिवाइड करते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे तो कुछ अलग पार्टिकल्स निकल जाएगा, नहीं। एटम से छोटा कोई भी पार्टिकल्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ये किसका कहना था? डाल्टन का कहना था। वैसे करता है बट उस समय नहीं। 1804 में ये बात नहीं मालूम था किसी को कि एटम से भी छोटा पार्टिकल होते हैं जिसको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जो एटम से भी छोटा है। एटम के अंदर ये सब होते हैं। बट उस समय ना ये नहीं मालूम था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है। इसीलिए उस समय बस इतना मालूम था कि एटम्स आर इंडिविजुअल, यानी कि उसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये तीसरा पोस्टुलेट था। चौथा पोस्टुलेट में क्या बोला? इसका चौथा पोस्टुलेट ने बताया कि एटम जो है किसी भी एलिमेंट है, कोई भी एक गिवन एलिमेंट्स है, तो उस वो जितने भी एटम से बने होंगे, जैसे ये आयरन एक एलिमेंट है, ये जितने भी एटम से बने हैं ये सारा उसका एटम है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आयरन का एटम, आयरन का जो एटम है, तो जितने भी एटम्स हैं आयरन के, सारे एटम्स का जो मास होगा, उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो सेम होगा। ये चौथा पोस्टुलेट था डाल्टन का। क्या था? कि कोई भी एक एलिमेंट्स ले लो, कोई भी एक कंपाउंड ले लो, कोई भी एक मिक्सचर ले लो, वो जिस तरह का एटम से बना है ना, वो सारा एटम का जो मास होगा और केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो सेम होगा। वही पांचवा बात कर ले, पांचवा पोस्टुलेट्स और आखिरी पोस्टुलेट्स। तो पांचवा पोस्टुलेट्स में इसका कहना था, अगर हम लोग अलग अलग एलिमेंट्स का एटम ले, जैसे मान लो आयरन का एक एटम लिए, अल्युमिनियम का एक एटम लिए, तो दोनों एटम चूंकि अलग अलग एलिमेंट्स का है, तो दोनों के बीच का जो मास होगा ना, दोनों का जो मास होगा वो अलग अलग होगा, और दोनों का जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो भी अलग अलग होगा। ये कहना था डाल्टन का। आई होप आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग देखेंगे इसका ड्रॉबैक्स क्या था। ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो देखिए डाल्टन जो एटॉमिक थ्योरी दी थी वो थोड़ा बहुत तो सही रहा, लेकिन समय बीता गया, समय के अंत में ये जो थ्योरी था डाल्टन का वो भी खत्म हो गया, वो बर्बाद हो गया, डिस्प्रूव हो गया। कब हुआ? जब इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, न्यूक्लियस का, ये सब चीज़ का जब खोज हुआ ना, जब इस सब चीज़ का डिस्कवरी हुआ, तो डाल्टन के द्वारा जो दिया गया एटॉमिक थ्योरी था वो डिस्प्रूव हो गया। एक एक करके हम इसका ड्रॉबैक्स देखते हैं। पहला ड्रॉबैक्स क्या है इसका? देखिए, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रूव्ड दैट एटम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड। उसका पोस्टुलेट जो था जिसमें उन्होंने
साफ साफ कहा था कि हम लोग एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स का डिस्कवरी हुआ तो ये बात साबित हो गया कि एटम से भी छोटा पार्टिकल्स होता है, एटम से भी छोटा यूनिट होता है, जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम से जाना जाता है। उस समय ये नहीं मालूम था, इसलिए एटम को स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स माना जा रहा था। बट एक्चुअली क्या है ना कि एटम को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो इसीलिए इसका पोस्टुलेट हो गया गलत। दूसरा पोस्टुलेट देख लेते हैं हम लोग। दूसरा ड्रॉबैक है, ये पोस्टुलेट नहीं है। दूसरा ड्रॉबैक, तो दूसरा ड्रॉबैक में क्या है ना, दूसरा ड्रॉबैक आइसोटोप्स के कारण आया इसका। वैसे आइसोटोप्स क्या होता है ये भी जान लेते हैं हम लोग। आइसोटोप्स यानी कि आइसोटोप्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए दो एटम है, कोई दो एटम है, जैसे ये एक एटम हुआ, ये एक एटम हुआ। दोनों एटम का एटॉमिक नंबर तो सेम होगा। एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब हुआ ये दोनों एक ही एलिमेंट से बिलोंग करेगा, ये दोनों एक ही एलिमेंट से बिलोंग करेगा, लेकिन दोनों का जो मास होगा ना, एटॉमिक मास जो होगा वो अलग अलग होगा। यही होता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है, ऐसा एटम्स या ऐसा ग्रुप ऑफ एटम्स बोल दीजिए जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट एटॉमिक मास अलग अलग हो, इसी को आइसोटोप्स बोलते हैं। तो आइसोटोप्स के कारण इसका जो ड्रॉबैक आया वो देख लेते हैं। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स proved that atoms of same elements can have different mass and property। पहले क्या था इसका, इसका जो पहले पोस्टुलेट्स था उसमें साफ साफ कहा गया था अगर कोई एटम एक ही एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है, जैसे ये दोनों एटम इसी एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है आयरन से, तो ये दोनों एटम का मास और इसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, ये पोस्टुलेट में था। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर आइसोटोप्स का डिस्कवरी के बाद ये प्रूव हो गया, हो सकता है कि एटम्स जो है वो एक एलिमेंट से बिलोंग करे बट उसका मास जो है ना वो डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये दोनों एटम्स ऑफ आयरन है, ये भी एटम्स ऑफ आयरन है, बट ये जो एटम्स ऑफ आयरन है इसका देखिए ऊपर में एटॉमिक मास लिखा हुआ है, इसका एटॉमिक मास 54 है और ये वाला एटम का जो एटॉमिक मास है वो 56 है। यानी कि एटम बिलोंग तो आयरन से ही कर रहा है, एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है 29 बट एटॉमिक मास ना अलग है, इसका 54 इसका 56। तो यही हुआ आइसोटोप्स, डिस्प्रूव हो गया। ये सारा आइसोटोप्स हो गए आपको, ये 4 आइसोटोप्स है आयरन का, ऑल आर द आइसोटोप्स ऑफ आयरन। ये ऊपर में जो लिखा हुआ है इसको एटॉमिक मास बोलते हैं, नीचे जो है वो एटॉमिक नंबर है 29 एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट 54 56 57 58। ऐसा समझ। ये इसका दूसरा ड्रॉबैक था। वही हम लोग तीसरा ड्रॉबैक पे चलते हैं। इसका तीसरा जो ड्रॉबैक है ना वो आइसोबार्स के कारण आया। किसके कारण आया, आइसोबार्स। अभी आइसोबार्स क्या होता है उसको जान लेते हैं। आइसोबार्स बेसिकली ये भी एक तरह का एटम, जैसे मान लीजिए ये कैल्शियम का एक एटम हो और ये पोटासियम का एटम है, तो आइसोबार्स कैसे एग्जिस्ट करता है वो देख लीजिए। आइसोबार्स में क्या होता है ना कि दोनों का एटॉमिक मास तो सेम होगा, दोनों का एटॉमिक मास तो सेम होगा बट एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा, यानी कि एटम अलग अलग एलिमेंट से बिलोंग करेगा बट दोनों का जो एटॉमिक मास होगा वो सिमिलर होगा, वो सेम होगा। जैसे ये कैल्शियम का एटम है तो इसका भी मास 40 है, ये पोटासियम का एटम है इसका भी मास 40 है, लेकिन इस वाले एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो 20 है, इस वाले एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो 19 है। मतलब एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा बट मास सेम होगा, यही होता है आइसोबार्स। लेकिन इसका पोस्टुलेट में क्या था, पोस्टुलेट में था कि अगर कोई एटम डिफरेंट एलिमेंट से बिलोंग करे, ये भी एटम डिफरेंट एलिमेंट का है, ये भी एटम इस एलिमेंट का है, ये दोनों आपस में डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट का एटम्स है, तो दोनों के बीच का जो मास होगा वो डिफरेंट होगा, दोनों के बीच का जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो भी डिफरेंट होगा। बट ऐसा नहीं है, आइसोबार्स का डिस्कवरी होने के बाद ये गलत हो गया। अब ऐसा हो सकता है कि एटम किसी और एलिमेंट से बिलोंग करे बट दोनों का मास सेम हो सकता है, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम हो सकता है। तो ये ड्रॉबैक्स थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखिए बेसिकली इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जोसेफ जॉन थॉमसन। जोसेफ जॉन थॉमसन के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था। कब हुआ था, तो 1897 में हुआ था, 1897 में इसका डिस्कवरी हुआ था इलेक्ट्रॉन का। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंट, किस तरह से एक्सपेरिमेंट हुआ और उस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या ऑब्जर्व किया जोसेफ जॉन थॉमसन ने, तो ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंक्लूजन, एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या सोचकर क्या देखा, क्या समझा और क्या बोला, तो वो जो बोलेगा ना वो होगा कंक्लूजन।
ये ऑब्जर्वेशन होगा, ये एक्सपेरिमेंट से निकाला गया ऑब्जर्वेशन, और वो आखिरी में कंक्लूजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में कुछ नहीं, एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया और उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस फुल कर दिया। क्या कर दिया? हाइड्रोजन गैस फुल कर दिया। हाइड्रोजन गैस फुल करते ही उसके ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर का जो प्रेशर है ना, गैस डाले तो प्रेशर होगा, तो इसका जो प्रेशर है उसको घटाकर इन्होंने लो प्रेशर रखा। कितना? 0.001 mmHg, 0.001 mmHg प्रेशर रखा। ओके, प्रेशर रखा। उसके बाद दोनों साइड इन्होंने इलेक्ट्रोड लगा दिए और दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, और उस बैटरी से 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। ओके, तो जैसे ही ये 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया, स्विच ऑन किया, ये स्विच है ये ऑन किया, तो उन्होंने आममीटर में एक रीडिंग देखा, मतलब आममीटर में थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन दिख गया। एक बात बता दें हम, आममीटर में डिफ्लेक्शन तभी दिख सकता है जब सर्किट क्या हो? कंप्लीट हो। जब क्या हो? सर्किट कंप्लीट हो। लेकिन आप ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोड के बीच में कोई भी तरह का कनेक्शन है नहीं है। जब कोई भी तरह का कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये सर्किट कंप्लीट नहीं है। लेकिन फिर भी आममीटर में डिफ्लेक्शन दिखा उसे। तो जैसे ही आममीटर में उसको डिफ्लेक्शन दिखा, वो समझ गया कि जरूर इस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कुछ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, जिसके कारण मेरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है। जोसेफ जॉन को ये समझ में आया। वैसे बता दे तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलते हैं? इस इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं, इसको एनोड बोलते हैं, और इस वाले इलेक्ट्रोड को हम लोग कैथोड बोलते हैं। ओके, तो ऐसा समझ गया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने, अब चूंकि ये तो समझ में आ गया कि सर्किट कंप्लीट हो रहा है, और ये भी सोच लिया कि पक्का कोई ना कोई एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, जिसके कारण क्या हो रहा है? सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो उन्होंने एनोड की तरफ एक होल कर दिया। क्या कर दिया? एनोड की तरफ होल कर दिया, छेद कर दिया। एनोड वाला इलेक्ट्रोड पे छेद कर दिया, और इसके पीछे, इसके ये एनोड के पीछे ये वाला पोजीशन पे, ये वाल दिख रहा है ना, ये वाला पोजीशन पे एक फ्लूरेसेंट मटेरियल लगा दिया। क्या लगा दिया? फ्लूरेसेंट मटेरियल। क्या होता है बताते हैं। ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर फ्लूरेसेंट मटेरियल लगा दिया। फ्लूरेसेंट मटेरियल क्या होता है? फ्लूरेसेंट मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जिसपे थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी भी पड़ता है ना, तो वो चमकने लगता है। क्या करने लगता है? चमकने लगता है। ये क्या? फ्लूरेसेंट मटेरियल किस चीज़ का था? जिंक सल्फाइड का था, ZnSO4 था। जिंक सल्फाइड का फ्लूरेसेंट मटेरियल लगा दिया और फिर स्विच ऑन किया। फिर क्या किया उन्होंने? स्विच ऑन किया। तो जैसे ही स्विच ऑन किया, तो ये देख पा रहा था कि फ्लूरेसेंट मटेरियल जो है ना, ग्लो कर रहा था। क्या कर रहा था? ग्लो करने लगा। तो फ्लूरेसेंट मटेरियल ग्लो किया, तो ये कंफर्म हो गया कि पक्का कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेज है, कुछ एनर्जीज है जो कि ट्रांसफर हो रहा है, जिसके कारण मेरा सर्किट कंप्लीट हो रहा था। अब चूंकि ये जो रे है, ये रे कैथोड से निकल रहा था, इसीलिए इस रेज को क्या नाम दे दिया गया? कैथोड रे। इसीलिए इस रेज को क्या नाम दे दिया गया? कैथोड रे। कैथोड रेज इसका नाम पड़ गया। समझ में आया एक्सपेरिमेंट? तो यही एक्सपेरिमेंट था, यही कैथोड रेज था। अब इस एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन जो भी ऑब्जर्व किया उसको देखते हैं बारीकी से। एक बार फिर बता दे क्या? जरूरत है किसी को? किसी को नहीं? चलिए, तो ऑब्जर्वेशन, अरे बता ही देते यार, क्या दिक्कत है। एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस फुल कर दिया, और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर को कर दिया लो, 0.001 mmHg प्रेशर रखा। दोनों साइड इलेक्ट्रोड लगा दिया, उस इलेक्ट्रोड के थ्रू 10,000 वोल्ट अप्लाई कर दिया, और आमीटर में देख रहा है कि कुछ रीडिंग आया, तो इसको समझ में आ गया कि इस दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए मेरा सर्किट कंप्लीट दिखा रहा है। तो इन्होंने क्या किया? एनोड पे एक होल किया और इसके पीछे एक फ्लूरेसेंट मटेरियल लगा दिया। तो ये कुछ और स्विच ऑन किया। जैसे स्विच ऑन किया, इसको दिखा कि यहाँ पर फ्लूरेसेंट मटेरियल ग्लो कर रहा है, इसका मतलब पक्का कोई ना कोई एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो एनर्जी था, ये जो रेज था, जो कि एनोड की सॉरी कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा था, तो इसी रे को इन्होंने कैथोड रे बोला। क्यों? क्योंकि ये जो रे है, ये कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रहा है, तभी जाकर ये पॉसिबल था। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट था। ऑब्जर्वेशन की बात कर ले, तो इन्होंने पहला बात नोटिस किया कि ये जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा था, जिसको हम लोग कैथोड रे बोले थे, तो वो कैथोड रे कुछ और नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन है। वो क्या? वो इलेक्ट्रॉन है। जैसे हाइड्रोजन गैस था, अब हाइड्रोजन H2 गैस, जितना भी गैस है दुनिया में, सब H कुछ ना कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते नेचर में। तो हाइड्रोजन
H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो हाइड्रोजन गैस को H2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो H2 जो था वो अलग अलग मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। कैसे हुआ? ये जो पोटेंशियल अप्लाई किया, ये पोटेंशियल ब्रेक डाउन कर दिया दोनों को अलग अलग H में। तो फिर एक H, फिर इसमें पोटेंशियल लगा और ये इलेक्ट्रॉन को अलग कर दिया और H प्लस आयंस को अलग कर दिया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे, यही इलेक्ट्रॉन कैथोड रे था, पहला ऑब्जर्वेशन। चलिए हम दूसरा ऑब्जर्वेशन पे जाते हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है? दूसरा ऑब्जर्वेशन है ये जो कैथोड रे था उसके पास नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था? तीसरा ऑब्जर्वेशन था कि कैथोड रे के पास काइनेटिक एनर्जी है। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफर हो रहा है, वो ट्रेवल कर रहा है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होगा ही। और चौथा ऑब्जर्वेशन क्या था उसका कि कैथोड रे जो है ना वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। हाँ, स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगा, तभी ना ये छेद के थ्रू इस साइड आया और यहाँ पर फ्लोरोसेंट मटेरियल को एनर्जी सप्लाई किया और वो ब्राइट हुआ, चमका, ग्लो किया। तो ये मेरा चौथा ऑब्जर्वेशन था। पांचवा ऑब्जर्वेशन क्या है? कैथोड रे जो है वो पॉजिटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। हाँ, अब ये एनोड क्या था? एनोड कुछ और नहीं, पॉजिटिव प्लेट ही तो है। पॉजिटिव प्लेट ही तो है। कैथोड रे नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो बात तो सही है कि कैथोड रे अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। और आखिरी जो ऑब्जर्वेशन था वो क्या था कि कैथोड रे जो है ना वो एक्सरे प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? एक्सरे को प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भी डिफ्लेक्ट करता है। और क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भी डिफ्लेक्शन शो करता है। ये सारा का सारा ऑब्जर्वेशन था। अब हम लोग देखेंगे कंक्लूजन कि एक्सपेरिमेंट से क्या क्या कंक्लूड किया, क्या क्या बात इसको समझ में आया, और वो जो स्टेटमेंट्स होगा ना उसी को कंक्लूजन कहेंगे। तो वो देखते हैं। तो कंक्लूजन ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो देखिए पहला कंक्लूजन क्या है? पहला कंक्लूजन है कि कैथोड रे जो था वो ना नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कि हाइड्रोजन गैस भर दीजिए या कोई और भी गैस भर दीजिएगा ना तो भी रिजल्ट सेम आएगा। वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता और ना ही मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे करता है। वो जो इलेक्ट्रोड्स थे एनोड और कैथोड, उसका मटेरियल पे भी डिपेंड नहीं करता। अब उस एनोड अब उस इलेक्ट्रोड का मटेरियल आप चाहे तो जिंक रख लीजिए, चाहे तो ग्रेफाइट रख लीजिए, चाहे कुछ रख लीजिए, डजेंट मैटर, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो पहला कंक्लूजन इसका ये था। दूसरा कंक्लूजन क्या था कि ये जो क्या कहता है कैथोड रे था ना, वो क्या था? वो तो आपको पता है कि वो इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन था। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो पहला फंडामेंटल पार्टिकल्स था। वो जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या था? पहला फंडामेंटल पार्टिकल्स था एटम का। तीसरा, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा ना वो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg के बराबर होगा। और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होगा। और आखिरी कंक्लूजन क्या था? इलेक्ट्रॉन कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि ये जो चीज है इलेक्ट्रॉन हो गया जो एटम के अंदर है, पता है ना ये एटम है, एटम के अंदर है ना इलेक्ट्रॉन, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो जो भी चीज एटम से निकलेगा, एटम के अंदर जो भी चीज होगा उस चीज को हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पहला सब एटॉमिक पार्टिकल्स था। तो ये थे हमारा कंक्लूजन जोसेफ जॉन थॉमसन का एक्सपेरिमेंट का। अब हम लोग देखेंगे कि प्रोटॉन का खोज कब हुआ, किसने किया और कैसे किया। प्रोटॉन, तो हम लोग डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन देख लेते हैं। तो बेसिकली प्रोटॉन का जो डिस्कवरी है ना वो ई गोल्डस्टीन के द्वारा हुआ 1886 में। किसके द्वारा? ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन का फुल फॉर्म होता है यूगन गोल्डस्टीन। आप देख लीजिएगा, हम तो इसको EUGEN यूगन गोल्डस्टीन पढ़ते हैं, बाकी आप क्या पढ़ते हैं आई डोंट नो व्हाट दैट। तो इसका डिस्कवरी किसने किया? यूगन गोल्डस्टीन ने 1886 में। तो हम लोग पहले वही फॉर्मेट, पहले एक्सपेरिमेंट देखेंगे, फिर ऑब्जर्वेशन, उसके बाद कंक्लूजन। तो एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक्सपेरिमेंट में वही उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, डिस्चार्ज ट्यूब, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस फुलफिल कर दिया। मतलब जो चीज इलेक्ट्रॉन के साथ हुआ था वही इसके साथ भी हो रहा है। डिस्चार्ज ट्यूब, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस फुल कर दिया, दोनों साइड इलेक्ट्रोड लगा दिया और इलेक्ट्रोड लगाने के बाद उससे 10,000 वोल्ट सप्लाई अप्लाई कर दिया, 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। इस बार थोड़ा सा चेंजिंग हुआ। चेंजिंग क्या हुआ? इसके अंदर जो प्रेशर है ना उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया। वहां पे क्या था? 0.001 mmHg था, लेकिन यहाँ पर क्या है प्रेशर? 0.1 mm
Hg प्रेशर है, मतलब प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा दिया, वहाँ कम था यहाँ ज़्यादा कर दिया, बस यही डिफ्लेक्शन है। और उसके बाद एक और चीज़ है कि वहाँ पे ना, वहाँ पे हम लोग वैसे एक एक बात और देख लीजिए, ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं एनोड, और ये वाला पार्ट को बोलते हैं कैथोड। ये बात याद होना चाहिए। तो वहाँ पे क्या किए थे, वहाँ पे हम लोग एनोड की तरफ छेद किए थे, होल किए थे, और उसके पीछे फ्लूरोसेंट मटेरियल लगाए थे। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पे हम लोग कैथोड की तरफ होल करेंगे और इसके पीछे लगाएंगे फ्लूरोसेंट मटेरियल, और इसके पीछे क्या लगाएंगे, फ्लूरोसेंट मटेरियल। और ये जो फ्लूरोसेंट मटेरियल होगा, हाँ, ये भी जिंक सल्फाइड का ही होगा, ZnSO4 ये भी होगा, ये भी फ्लूरोसेंट मटेरियल ZnSO4 का ही होगा। ओके, तो दो ही अंतर है, पहला, एक तो प्रेशर वहां पर कम था, यहाँ पर ज्यादा है। दूसरा, वहां पर फ्लूरोसेंट मटेरियल एनोड के पीछे लगाए थे, यहाँ पर फ्लूरोसेंट मटेरियल कैथोड के पीछे लगाए हैं। वहां पर एनोड में होल किए थे, यहाँ पर कैथोड में होल किए, बस यही अंतर है। उसके बाद क्या हुआ, हमने 10,000 वोल्ट सप्लाई कर दिया। तो जैसे 10,000 वोल्ट सप्लाई किया, वही बात, आमीटर में डिफ्लेक्शन शो हुआ। जैसे ही आमीटर में डिफ्लेक्शन शो हुआ, तो समझ में आ गया कि वही एनर्जी सप्लाई हो रहा है। तो इस बार क्या है ना, तो चूंकि अगला बार क्या हो रहा था कि इस साइड से इस साइड की तरफ रे क्या कहता है जा रहा था, रे ट्रेवल कर रहा था, और ये जो रे था ना, इसको हम लोग कैथोड रे बोल रहे थे। सॉरी सॉरी, इस साइड से नहीं, मिस्टेक हो गया। ये कैथोड से एनोड की तरफ एक रे जा रहा था, जिस रे को हम लोग कैथोड रे बोल रहे थे। लेकिन 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 वो तो पहले हम लोग अथी कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ये जो ऑरेंज कलर से दिख रहा है ना, ये कैथोड रे है। ओके, तो अगला एक्सपेरिमेंट में क्या था कि कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रे ट्रेवल कर रहा था, जिसके कारण ट्रांसफर हो रहा था। लेकिन ईगोल्स्टेन ने बोला कि हाँ, यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर तो होगा, एक रे ट्रांसफर हो रहा है, जिसको हम लोग कैथोड रे बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन साथ में एनोड से भी कुछ रे कैथोड की तरफ ट्रांसफर होता है, और उस रे को हम लोग बोलते हैं कैथोड रे, और उस रे को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड रे। वैसे इसको कैथोड रे और कैनाल रे दोनों रे बोला जाता है, कैथोड रे और कैनाल रे दोनों रे बोला जाता है। अब ये जो बोले कि इधर से भी एक रे जाता है, इसको कैसे प्रूव किया, बस होल कर दिया, होल के पीछे फ्लूरोसेंट मटेरियल लगा दिया, तो जैसे ये होल के थ्रू इस फ्लूरोसेंट मटेरियल पे पड़ा, बस फ्लूरोसेंट मटेरियल ग्लो करने लगा। तो प्रूव हो गया कि एनोड से भी कैथोड की तरफ कुछ रे, कुछ एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। और ये जो रे होगा, ये मेरा कैथोड सॉरी एनोड रे होगा, या फिर कैनाल रे, जो रे बोल दीजिए वही है। तो ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट का। तो पहला जो ऑब्जर्वेशन है इस एक्सपेरिमेंट का, वो क्या है कि ये जो कैनाल रे है, ये जो एनोड रे है, वो कुछ और नहीं बल्कि ये हाइड्रोजन का आयंस है। वो क्या है, हाइड्रोजन का आयंस बोल दिए, या फिर जो भी एलिमेंट ले रहे थे उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो चीज बच रहा था ना, उसी को कैनाल रे बोल रहे थे हम लोग। ये कलेक्शन ऑफ H+ आयंस को ही हम लोग कैनाल रे बोलते हैं, पहला। दूसरा क्या है कि एनोड रे जो है, अभी फिर से बोल रहे एनोड रे बोलिए या कैनाल रे बोलिए, बात बराबर है, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, दोनों सेम चीज है। तो आप एनोड रे जो है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कैथोड रे के पास नेगेटिव चार्ज था, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा, तीसरा, इसके पास भी किनेटिक एनर्जी है, हाँ सिंपल है, ये भी तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ ट्रेवल कर रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ ट्रेवल कर रहा है, इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रेवल कर रहा है, तो किनेटिक एनर्जी तो होगा, तो यस, इसके पास किनेटिक एनर्जी है। चौथा चौथा ऑब्जर्वेशन क्या है कि एनोड रे जो है वो अट्रैक्ट होता है, सॉरी हाँ, किनेटिक एनर्जी ठीक है। चौथा में क्या था, एनोड रे जो है वो ट्रेवल होता है स्ट्रेट लाइन में, हाँ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तभी तो फ्लूरोसेंट मटेरियल चमका। पांचवा, एनोड रे जो है अट्रैक्ट होता है नेगेटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यस। अब देखिए, पॉजिटिव प्लेट से निकल के नेगेटिव की तरफ गया, अट्रैक्ट तो हुआ नेगेटिव प्लेट की तरफ ही ना, तो यस, एनोड रे अट्रैक्ट टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और छठा और आखिरी ऑब्जर्वेशन क्या था कि एनोड रे जो है वो डिफ्लेक्शन शो करता है मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस में, मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस में ये डिफ्लेक्शन शो करता है। तो ये 6 ऑब्जर्वेशन थे। अब हम लोग जाएंगे कंक्लूजन ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये जो क्या कहता है, प्रोटॉन का डिस्कवरी का जो एक्सपेरिमेंट था, जिसको ईगोल्स्टीन ने किया था, उसका कंक्लूजन देख लेते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकाला ही कि कैनाल रे जो है, या जिसको एनोड रे बोलते हैं, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे। कैथोड रे ना, कैथोड रे डिपेंड नहीं कर रहा था, ना तो वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा था, ना तो मटेरियल का नेचर पे डिपेंड कर रहा था।
लेकिन लेकिन कैनाल रे या एनोड रे जो बोल लीजिए आप, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे। जैसे हाइड्रोजन का होगा तो हाइड्रोजन इस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा, तो जिस तरह का नेचर ऑफ गैस यूज करेंगे उस पे डिपेंड करेगा। दूसरा, ये जो एनोड रे है वो गैसियस आयन है। वो क्या है? वो गैसियस आयन है। ये कोई और चीज नहीं बल्कि गैसियस आयन को ही हम लोग एनोड रे बोलते हैं। तीसरा, कि एक प्रोटॉन का जो मास होगा ना वो मास ऑफ वन प्रोटॉन 6.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, इतना मास होगा। और चार्ज एक प्रोटॉन का क्या होगा? एक प्रोटॉन का चार्ज 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये एक प्रोटॉन का चार्ज होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पूरी पार्ट। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, अब हम लोग देखेंगे प्लम पुडिंग मॉडल। अब हम लोग ये वीडियो ख़त्म, अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे प्लम पुडिंग मॉडल, जो कि जोसेफ जॉन थॉमसन के द्वारा दिया गया है, उस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम लोग रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे। उसके बाद रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया जो एटॉमिक मॉडल है उसको देखेंगे। वो सब ये जितना भी बोले ना ये सारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा, नेक्स्ट पार्ट में आएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।